बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस खास पहल में और खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ सबसे खास बात यह है कि हमारे साथ आज डॉक्टर हीरा लाल जी हैं। आईएएस प्रशासनिक सेवा के बहुत सीनियर अधिकारी हैं यूपी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड जैसे जगह में हीरालाल जी ने काफी डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, और जिस बुंदेलखंड में लोग पानी के एक एक बूंद पानी को तरसते थे, उस बुंदेलखंड में कैसे तब्दीली लाया है, इसलिए साक्षात उदाहरण हीरालाल जी है। हमारे साथ अत्यानंद जी भी जुड़ गए हैं। अत्यानंद जी का भी जो कंट्रीब्यूशन है ग्राम स्वराज में, यहाँ भारत सरकार में डायरेक्टर है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में। लेकिन मैंने उनको आज रिक्वेस्ट इसलिए किया था कि पिछले ग्राम स्वराज अभियान का जब एक सिलसिला शुरू हुआ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, तो अत्या जी ने बिहार के उन पंचायतों में काम किया जो सबसे रिमोटेस्ट था, जो आप कह सकते हैं कि नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में आता था। वहां पे अत्या जी ने ग्राम स्वराज अभियान में एक नोडल ऑफिसर्स बन के सेंटर से यहाँ से गए हुए थे, और बिहार का उस एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया था, और हम लोगों ने उन्हीं से जाना था कि ग्राम स्वराज का अभियान और किस तरह से बिहार में चलता है। और हमारे साथ सुधांशु जी हैं। जब गांव के जिस दौर में लोग पढ़े लिखे युवा जो थे वो नौकरी चाकरी में के लिए दिल्ली आते थे या बड़े शहरों में कमाने के लिए जाते थे, अपनी रोजी रोजगार करते थे, सुधांशु जी दिल्ली में पढ़ाई करके अपना पूरा ये एजुकेशन लाइफ बता के और वो गांव लौटे, और ग्राम स्वराज अभियान को आप कहें तो एक तरह से वो एक मजबूत करने के पे ये कर रहे हैं। तो सुधांशु जी का भी ये जो एक्सपीरियंस है वो ग्राम स्वराज को ही लेके है। तो आज हमारा जो हम लोग पिछले एक महीने से सुधांशु जी, डॉक्टर साहब हीरालाल जी, अत्यानंद जी में हम लोग इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन हमारा नॉन पॉलिटिकल हम लोगों का एक ये रहा है वेब पे चर्चा का। उसमें हम लोग जो समाज के जिनका एक एक्सपीरियंस है अपने अपने क्षेत्र में काम करने के फील्ड में, हम लोगों ने उनसे परिचय कराया है अपने लोगों को, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आज जो इस ग्राम स्वराज और ग्राम मॉडल विलेज को लेके जिन्होंने काम किया है गांव में, उसके सबसे जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है आज हमारे साथ में है, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे अपने व्यूअर्स को, अपने जो श्रोता बैठे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने फेसबुक लाइव में, यूट्यूब लाइव में, मैं सीधे परिचय कर अपने डॉक्टर हीरालाल जी से, सुधांशु जी को और डॉक्टर अत्यानंद जी को इन सबके तरफ से स्वागत करता हूं कि आप लोग जुड़े। ये हम लोगों के तरफ, हम लोगों के लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है खुशामदीद। मैं सीधे डॉक्टर हीरालाल जी के पास जाता हूं कि डॉक्टर साहब, मैंने बहुत करीब से देखा है उस बुंदेलखंड में, जिस बुंदेलखंड में एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे। पूरे पिछले 25-30 साल से जो पलायन था बुंदेलखंड में, मुझे लगता है कि सिर्फ पानी के लिए ही पलायन हुआ होगा। इंडिया का ऐसा सिर्फ ये अकेला उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का वो रीजन था जिसमें पानी के लिए इतने दिनों से लोगों की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, और लोग पलायन घर का घर छोड़ के भाग गए थे। उस बुंदेलखंड में पिछली बार जब आप बांदा में डीएम थे, और मैंने हम डीडी में भी जो हम लोग स्टोरी कर रहे थे जल शक्ति अपना इसमें मुहिम में, तो भी देख रहा था कि पूरे गांव में एक कैसे आपने वो क्रांति लाई और कैसे ये संभव हुआ कि जितने पुराने तालाब थे और जितने पुराने कुएं थे वो पानी से लबालब भर गया। क्या आप जादू किया क्या डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए, ऐसा है, जादू तो कुछ होता नहीं है। काम के बिना कुछ नहीं होता है और काम का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो आप जानना चाह रहे हैं, देखिए, हमारा एक मानना है कि पानी की जो समस्या है या पानी का जो जरूरत है, ये आम आदमी की जरूरत है। मैंने कम और कर दिया। ये आम आदमी की ही जरूरत नहीं है, जीव जंतु पेड़ पौधे को भी पानी चाहिए। तो हम्म। जब तक पूरा पेड़ पौधे जीव जंतु और आदमी मिल करके इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम्म। ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो मैं हमने जो काम किया बांदा में एज ए कलेक्टर, उसका मकसद यही था। मेरे पास जब लोग आते थे 50-50 किलोमीटर से कि साहब मेरे गांव में पानी नहीं है और ना पीने का है ना सिंचाई का है, तो मैं उनसे यही ही बात कहता था कि आप मुझे ये बताइए कि पानी रहता कहाँ है, पानी का निवास स्थान कहाँ है, पानी का घर क्या है। तो लोग कहते थे साहब पानी कुआं में रहता है, तालाब में रहता है, नदी में रहता है।
वही उसका निवास स्थान है और वही उसका घर है। तो ये निवास स्थान कहाँ पाए जाते हैं? कुआं, तालाब, नदी, पानी के निवास स्थान तो कहते हैं साहब हमारे गांव में ही है। तो जब पानी का जो निवास स्थान है जहाँ वो पाया जाता है वो आपके गांव में है, तो आप मेरे पास क्यों आए हो? तो लोगों को मैंने इस तर्क से डिफीट किया, उनको मतलब कन्विंस किया, सहमत किया कि अगर आपको पानी चाहिए तो पानी जहाँ रहता है वहां जाइए, उससे कहिए कि मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरे साथ चलो। तो आपका पानी कुआं तालाब नदी में रहता है, कुआं तालाब नदी गांव में है, तो आप मेरे पास 50 किलोमीटर दूर गलत आए हो, आप गांव में जाओ। और वो मेरा आशय समझ गए वाह। कि ये डीएम साहब कुआं तालाब नदी पे ले जाना चाहते थे। अब इसको ले जाने का तरीका हमने ये अपनाया कि 40-50 साल पहले हम लोगों का कुआं तालाब नदी से एक गहरा रिश्ता था, एक लगाव था, हम उसका पूजा करते थे। 25-30 साल में ऐसा हुआ हम लोगों का उनसे रिश्ता टूट गया धीरे धीरे। और बहुत बढ़िया। पानी वाटर टेब मतलब ये जो बोतल वाला पानी है उससे और पैकेज वाटर से संबंध बन गया। तो हम्म। हमने क्या किया कि ये जो बॉटल से हमारी रिश्तेदारी हो गई थी पानी के लिए, हमने उसको यहाँ से तोड़ा और कुआं तालाब नदी से जो पुराना हमारा रिश्ता था उसको जोड़ा। बहुत इसके बढ़िया। लिए मैं बार बार नदी, कुआं, तालाब के पास लोगों को ले जाता था। कभी कुआं पूजन करता था, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सब हम करते थे कुआं, तालाब, नदी के किनारे, जिससे कि जो दिखता है वो बिकता है। लोगों के मन में वो पुराना प्यार, अपनत्व कुआं, तालाब, नदी के प्रति जाग जाए। और इसमें बहुत मुझे बढ़िया। 1.5 साल लगे और हमने इसको जगाया। जैसे हमारे पास 3 नदी थी, बागे नदी, और एक जो है वहां पे बागे थी, यमुना था, और एक जो है नाम स्लिप कर रहा है, वो तीनों नदी वहां की लाइफ लाइन थी। तो हम लोग वहां आरती करते थे। केन, सॉरी, हाँ वो याद आ गया, केन नदी। तो केन नदी पे हमने क्या किया, वीकली जो है आरती शुरू कराया। तो आरती करने का मकसद कोई धार्मिक कुछ और कुछ नहीं था। वहां लोग जाएंगे, जल और नदी के बारे में जानेंगे, उनका मोहब्बत पैदा हो जाएगा। और ये बहुत बढ़िया। टाइम तो लगा, लेकिन 1.5 साल में 1 मीटर 35 सेंटीमीटर वाटर टेबल ऊपर आया। और बरसाती पानी को हम लोगों ने विभिन्न तौर तरीके से धरती में ले जाकर के बचाए, तालाबों में संरक्षित किया, और उससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ा। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगा। 1 मिनट, मैं इसलिए आपको बीच में व्यवधान कर रहा हूं कि कोई मुझे बात नहीं। ये लगा कि आपने अपने रीजन में, अपने काल में जब आप बांदा में डीएम थे, तो ग्राम स्वराज और गांव की जो अपनी महत्ता है, आपने उसको पहचाना, और ये आइडिया आपने अपने उस ग्रामीण प्राचीन परंपरा से ही आइडिया लाया। हो सकता है इस तरह के आइडिया की बहुत जगह देश के बहुत सारे इलाकों में जरूरत है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में अगर पंजाब हरियाणा का आप ले ले, तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट को अगर आप छोड़ दें तो ऑलमोस्ट 95% पंजाब और हरियाणा के जो इलाके हैं वो ड्राई जोन में बदल गया है। इतना पानी का दोहन हुआ है, और फिर पानी का कभी रिचार्ज हुआ नहीं है। हम आपके उसी मॉडल विलेज पे बाद में आएंगे, दूसरी बार में आएंगे। मैं अपने अत्यानंद जी को, अत्यानंद जी जुड़े हुए होंगे, तो मैं अत्यानंद जी से आपको परिचय कराते हुए सर, डॉक्टर साहब ये बताएं कि देश में जब कुछ 2018 में मोदी जी ने शुरू किया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, जो सबसे मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो देश में है, उसमें जो फ्लैगशिप स्कीम थे उसको लागू करना था। जो 6 और 7 फ्लैगशिप स्कीम है उसको 100% के पहुंचाना था। शायद आपका भी डॉक्टर साहब वो डिस्ट्रिक्ट रहा होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। तो अत्यानंद जी उस समय में मॉडल नोडल ऑफिसर बन के यहाँ से दिल्ली से कई डिस्ट्रिक्ट का संभाला था जिम्मेदारी में, तो बिहार के भी कई डिस्ट्रिक्ट को गए हुए थे। अत्यानंद जी, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, कि ग्राम स्वराज अभियान में हमने देखा कि 70 साल से पंचायती राज, और कम से कम 50-60 साल से, 35-40 साल से, तो 73-74 के बाद एक्ट के अमेंडमेंट के बाद ट्राई एग्रीमेंट ये शुरू भी हो गया था पंचायती राज का। लेकिन आज तक बिहार या यूपी के गांव में अब पंचायती राज जो 3 टियर बना और वो अपना एक आत्मनिर्भर पंचायत बने,
ये लैकनेस कहाँ हुई, और जब आप ग्राम स्वराज अभियान चला रहे थे तो आपको कैसे लगा कि बिहार के इन गांवों में 50-60 साल से कोई डेवलपमेंट का काम हुआ ही नहीं था? जो आपका एक्सपीरियंस था अत्यानंद जी। धन्यवाद मिश्रा साहब। मैं भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट में मेरी नियुक्ति हुई थी, और हमारे साथ होम मिनिस्ट्री के भी एक अंडर सेक्रेटरी गए थे उस समय। तो साथ साथ स्टेट के कई अधिकारी भी उस टीम में थे। तो 3 महीने का हमारा ये अभियान था कि केंद्र के जो 7 मूल प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, जो कि जन भागीदारी जिसमें बहुत थी, जैसे जनधन योजना हो गया, उज्ज्वला हो गया, उजाला हो गया, उसके बाद स्वच्छता मिशन, हाँ स्वच्छता हो गया, कई ऐसे थे जिससे कि फिर आपको प्रसूति का कुछ योजना था। तो कई ऐसे योजना थे जिसको कि देखना था कि जो केंद्र सरकार चला रही है एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट में सही पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा था कि उसमें एक मूल था कि आप जिस गांव में जा रहे हैं, आप जिस ग्राम पंचायत में जा रहे हैं, उसके नीचे से नीचे स्तर तक आप पहुंचे, घर तक पहुंचे, और देखें कि एक्चुअल में उन्हें कोई असुविधा हुई उसमें मिलने के लिए, या बिल्कुल मिला ही नहीं, या मिला तो उसमें किन अधिकारियों का हाथ था जिन्होंने कि बढ़ चढ़ के इस अभियान में हाथ बटाया। तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट के करीब करीब सारे ब्लॉक में मैं गया, ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, और आपको पता है कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे ग्राम हैं जो कि ब्लॉक भी कह लीजिए आप, जो कि बिल्कुल नक्सली प्रभावित है। और जब मैं वहां विजिट करने जा रहा था तो बार बार ये कहा जा रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है कि कम हुआ है, इसलिए कम हुआ है कि ये नक्सली प्रभावित है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि आखिर मैं भी बिहार से रहा हूँ और बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे भी पता है कि नक्सली इतना भी इफेक्टेड नहीं है बिहार की, जहाँ की ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया जा सके। एक गांव का मैं एग्जांपल दूंगा जहां पर कि ये बताया गया कि वहां पर आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग पैदल वहां जाएंगे, और लेकिन मैं देखूंगा जरूर। जब उस गांव में गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता चूंकि ये सही नहीं होगा। उस जब गांव में गया तो देखा कि एक जो टोला था, बहुत ही पिछड़ा हुआ टोला था, और वहां पर ये बताया गया कि यहाँ सारे जो है जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत 100% यहाँ पर दिया जा चुका है। वहां पर जब गया तो एक घर के अलावे कोई भी घर ऐसा नहीं दिख रहा था जो कि बना हुआ था, सारे मिट्टी के घर थे। जब उन लोगों से पूछा गया कि भाई आप लोग का घर तो बना हुआ है, उन्होंने कहा कि कौन सा घर, कहाँ से आप लोग आए हैं। नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सामना करना पड़ा। तो हमें लगा कि भाई यहाँ 100% दिखाया जा रहा है, 76 घर को वहां दिया गया था, एक घर मात्र बना हुआ था। तो ग्राम के जो बार बार रोक रहे थे मुखिया जी, हमने पूछा कि भाई मुखिया जी आप बताइए, आप तो इस गांव के मुखिया हैं, सामने दिख रहा है, बीडीओ साहब खड़े हैं, तो ये बन कैसे गया? तो कि नहीं नहीं, ये पिछले वाले में बन गया था, इसलिए नए वाले में इन लोगों को नहीं दिया गया। कि अच्छी बात है भाई, ये भी अच्छी बात है, तो पिछला वाला कहाँ गया? वो तो ईंट का होना चाहिए था। तो नहीं, ये भी नहीं है। उसके बाद जो है एक और आया उसमें कि जो मुखिया जी खड़े थे, ये भी वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और बिल्कुल मैं रिकॉर्ड करके भेजा था ये चीज, कि जो मुखिया जी थे उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा अच्छा आप मुखिया हैं, तो उनके साथ एक जो दलित खड़े थे वो उस गांव के मुखिया थे वास्तव में, जो कि उनके यहाँ कभी काम करते होंगे। तो बाद में मुझे पता चला कि ये तो एक्चुअल में मुखिया है ही नहीं, बाद में ये क्षेत्र जो है कि बदल गया सेक्रेटरी है। थे ना?
और वो उनके जगह पर जो है एक्चुअल मुखियागिरी कर रहे हैं। तो इस ऐसी ऐसी समस्याएं मैंने देखी गांव में कि अभी भी जो है एक्चुअल जो ग्राम पंचायत का कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो एक्चुअल होना चाहिए एक ग्राम पंचायत, वो नहीं दिखा वहां पर। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह ऐसा था, एक आध दो जगह ऐसी जगह मिली। अच्छा जी, मैं एक मिनट आपको रुकना चाहूंगा, एक मिनट रुकना चाहूंगा। मैं बस यही एक्सपीरियंस आपका इसलिए शेयर किया कि मैं इस चीज को लेके अपने सुधांशु जी मुखिया हैं, और मैं सुधांशु जी बहुत कर्मठ मुखिया है, और मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपका ग्राम स्वराज अभियान का आपका एक्सपीरियंस लोगों को सुनाना चाह रहा था, अपने बिहार के लोगों को, अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को जो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, कि देखिए ग्राम स्वराज डिफीट कैसे हो गया। कि सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव में जिस प्रतिनिधि के बनाने की बात कही गई, तो सुधांशु जी बिहार में 50% तो रिजर्वेशन महिला के नाम पे हुआ, उसके बाद और रिजर्वेशन सब हुआ। क्या पढ़े लिखे नौजवानों को, जैसे कि बिहार में और यूपी में कई जगह मुखिया पति चलता है, अत्या जी ने तो एक नया एक्सपीरियंस बनाया कि वो जो अगर ओबीसी दलित के नाम से है तो वो भी किसी ने अपने अपने मजदूर या अपने घर के लोगों को बना दिया। तो ये इस तरह की चीजों में आप लोग कैसे बिहार में आप जनता के गांव के प्रतिनिधि बनने गए, इतने पढ़े लिखे, इतने क्वालिफाइड होके, और आपने कैसे महसूस किया कि ग्राम स्वराज अभियान को लागू किया जा सकता है और बिहार में भी गांव की स्थिति बदली जा सकती है? सुधांशु जी। जी, हमने अपनी पढ़ाई स्कूलिंग की सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से, और एमए बीए और एमए हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद से 31 साल से हम गांव में हैं, और 2001 से हम कंटिन्यूअस मुखिया हैं अपने पंचायत के। ये मेरा 4th टर्म है। और जो अभी आप समस्या जो आप सामने ला रहे हैं ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मुखिया पति हो या प्रॉक्सी मुखिया हो, ये हम लोग भी अपने ब्लॉक में देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। लेकिन मुझे लगता है ये एक प्रोसेस है, एवोल्यूशन का एक ये प्रोसेस है कि ये धीरे धीरे ये इवॉल्व कर रहा है। हम समझ सकते हैं कि कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकता है। जैसे महिलाओं को ही जो आरक्षण दिया गया है, अगर हम अपने ब्लॉक का एग्जाम्पल लें तो कम से कम 3-4 ऐसी मुखिया बनी हैं जो अपने बलबूते पे मुखिया बनी, और 2-4 ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो मुखिया पति उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देखें, ये 20 साल से जो हम मुखिया हैं उसमें ये इवॉल्व किया, और धीरे धीरे महिलाएं असर्ट कर रही हैं अपने आप को। वो लोग समझ रही हैं कि इसमें हमारा क्या दायित्व है, किस तरह से इस दायित्व का हम निर्वाह करें, और लोग सीख रहे हैं और धीरे धीरे फ्रंट पे आ रहे हैं। तो बिल्कुल इसको ऑफ हैंड कहना कि ये फेल कर रहा है, फेल नहीं, हम तो ये समझते हैं कि एवोल्यूशन है, और ये कदम बाय कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ये मेरा 20 साल में जी मुझे है जी बहुत पॉजिटिव लगा आपका जो एक्सपीरियंस है। मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये एक उम्मीद तो होनी चाहिए कि सिस्टम जो है उसमें कुछ लोग ही होते हैं ऐसे। जैसे मैं डॉक्टर आपको हीरालाल जी का एक एग्जाम्पल मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि ये कमोबेश पंचायती राज निजाम की हालत जो बिहार में है सर, वही यूपी में भी है। जो गांव सरकार की बात कही गई थी या एक मॉडल बनाया गया था, वो कमोबेश यहाँ लागू नहीं हुआ। अभी फिर इलेक्शन होना है, नोटिफिकेशन भी हो गया है बिहार में, वहां भी, और सारे लोग लग गए हैं अपने अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी में। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को पूछना चाहूंगा, हीरालाल जी ने एक अनोखा जो है उन्होंने गांव के लिए काम किया है। सुधांशु जी, ये मैं इसलिए उनसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये बिहार के लोगों में या बिहार में किस तरह से लागू हो सकता है, या हम लोग इस तरह से सुने इनसे कि डॉक्टर साहब आपने जब ये मॉडल विलेज का एक ये बनाया और उसका अभियान शुरू किया, तो आपने हर गांव के लिए एक मैनिफेस्टो दिया, आपने हर गांव में एक चेंज मेकर नौजवानों में से चुना, और सच में कई गांव की तस्वीर बदल गई है। जरा आप मॉडल, जो आपका मॉडल विलेज का कंसेप्ट है, हमारे दर्शकों में और हमारे साथ शेयर करेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं बांदा में करीब 1.5 साल कलेक्टर रहा। मैं 31 अगस्त 18 को गया था, और
फरवरी 20 में लौटा था, मेरा ट्रांसफर जब हुआ था। इस 18 साल में मैंने 20-22 प्रयोग किए और सबके सब सफल रहे। उसके सफलता के पीछे मुख्य 3 कारण थे। मेरा जो काम करने का स्टाइल है कि कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज, फंड्स एंड इनपुट्स। विभागों में कोई भी मैं काम करता था तो उसमें कई विभाग इन्वॉल्व होते थे, छोटा छोटा जो भी इनपुट फंड होता था उसको इन्वॉल्व करता, और उस काम को करने के जितने भी स्टेक होल्डर होते थे, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे डिपार्टमेंट्स हो, चाहे पब्लिक हो, सबका पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये मेरा दूसरा मंत्र था। तीसरा मंत्र था नो कास्ट लो कास्ट। मैं वो काम करता था जिसमें या तो कोई कास्ट ना इन्वॉल्व हो, या वो काम करना है जिसमें मिनिमम कास्ट हो। जैसे हमने योगा में बाधा बनाने की कोशिश करी कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम बीमार हो ही क्यों, हम बीमार नहीं होना चाहते तो योगा करो और सुबह जल्दी उठो, शाम को सो, जो नेचुरल चीजें होती हैं। तो ये जो 3 मंत्र थे, नो कास्ट, लो कास्ट और का फार्मूला कन्वर्जेंस ऑफ फंड रिसोर्सेज, एंड थर्ड था पब्लिक पार्टिसिपेशन। इन सबको करके जो मुझे 18-20 प्रयोग किए और मुझे सफलता मिली, उसका 1.5 साल का जो मंथन का मलाई है वो है मॉडल गांव। बांदा जो है, ये 1.5 साल के मंथन करने के बाद जो मलाई निकला, जो अनुभव आया, वो है मॉडल गांव। हमारे एक नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम थे, वो मेरे टेक्निकल एडवाइजर भी हैं। उन्होंने जब मेरे 18 महीने के काम को जोड़ा तो उन्होंने कहा साहब ये आपका मॉडल गांव है, आपने पानी 1 मीटर 35 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, चुनाव में आपने 11% पूरे प्रदेश में हाईएस्ट वोटिंग बढ़ा दी, आपने जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, इसलिए जेल को नंबर 1 कर दिया। जेल रिफॉर्म पे हमने बहुत काम किया, नंबर 1 72 जेल है यूपी में, वहां नंबर 1 किया। तो जब उन्होंने जोड़ा, कहा ये मॉडल विलेज या मॉडल डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट है, अब इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लागू किया जाए। जब हमने उस आइडिया को इस पर डाला लिंक्डइन पे, तो आईसीसीआई फाउंडेशन के लोगों को बड़ा पसंद आया। वो कहे साहब आप इस पर, हम आपके साथ हैं और आप इसको सिस्टमेटिक करिए। तो ये जो मॉडल गांव हम लोग लाए, इट इज सपोर्टेड बाय द आईसीसीआई फाउंडेशन। इसके वो नाबार्ड के जो वो हैं श्री मुनीष जी, रिटायर्ड सीजीएम, उनको, वो इसके प्रेसिडेंट हैं। मैं इसका एक ऑनरेरी मेंटर हूं। आइडिया वही बांदा से ही हम लोगों ने लिया है और इसमें हमने कुछ नहीं किया। देखिए बहुत सिंपल बात है, गांव में अभी क्या होता है, गांव में विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। जब गांव में विकास का मुद्दा नहीं है तो विकास होगा क्यों? तो सबसे पहले जरूरत है गांव में विकास का मुद्दा बने। तो और गांव के विकास को मुद्दा बनाने के लिए हमने एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया। जब विलेज मैनिफेस्टो बनाया तो एक आईएएस अफसर ने कहा तो मैनिफेस्टो चुनाव होता है। डिक्शनरी पढ़ ले कोई भी आदमी, गूगल पे सर्च कर ले, मैनिफेस्टो का मतलब चुनाव का मतलब वो चुनावी मैनिफेस्टो नहीं है। 1000 तरह 2000 तरह के मैनिफेस्टो होते हैं, उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो जो हमने वो विलेज मैनिफेस्टो बनाया है उसमें गांव के विकास के 25 मुद्दे हैं और उसमें यही है, कोई भी आदमी 2000 छपवा ले, अपना फोटो लगवा ले और उसको जैसे बांट करके लोगों को समझाए, और पूरे गांव में पढ़ाई कैसे हो, दवाई कैसे हो, कमाई कैसे हो, गांव दिवस स्थापना कैसे हो, मार्केटिंग कैसे हो, टेक्नोलॉजी कैसे हो, ये सारे 25 मुद्दे हैं। जब पूरे गांव के दिल और दिमाग और सोच में विकास के 25 मुद्दे, जो जिसके आने से गांव में मॉडल गांव बन जाएगा, तो पहले वो माहौल बनाया जाए, ये है उसका पार्ट 1। फिर हर जगह मॉडल गांव का ये पार्ट 1 है, क्या माहौल बनाना। दूसरा पार्ट है चेंज मेकर। देखिए हर जगह, हर जमात में, हर सोसाइटी में, हर जगह अच्छे लोग हैं। ऑटोमेटिक जब आप काम करोगे तो उसी में 20-25 लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो सब कुछ अपना बेच के, त्याग करके गांव के विकास में लगा देंगे। तो हमें ऐसे लोगों का चयन करना है और उनको डेवलप करना है चेंज मेकर के रूप में। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि ऐसे लोग जब हमें सेलेक्ट कर लेंगे, हमारे नेट में वो आ जाएंगे, तो जो मॉडर्न विलेज अच्छे काम करने वाले पद्म श्री पाए हैं मॉडर्न विलेज के रूप में, वहां उनको भेजेंगे। डॉक्टर साहब मैं, हाँ जी,
अब मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि आपने इतने गूढ़ गूढ़ बातें कही है ना कि हम लोग तो पोस्टर इसको बनवा के अपने गांव में छपवा दें तो हो सकता है कि कुछ काम आ जाए लोगों का। और मैं इस चीज को और आगे बढ़ाऊंगा। मैं एक बार जुड़े सवाल अत्यानंद जी से ले लेता हूं क्योंकि इन्होंने जो ग्राम स्वराज पे काम किया और उसका जो अनुभव बताया है, और अत्यानंद जी अभी जो डॉक्टर हीरालाल जी बता रहे थे, तो क्या ये मॉडल जब आपने देखा कि हमारे हर पंचायतों का, सुधांशु जी सुन रहे हैं, कि अपना एक ग्राम सभा है, लेकिन मैं आप बुरा ना माने कि ग्राम सभा में चीजें तय होनी थी विकास के मॉडल की, सारी चीजों की, लेकिन हुआ दरअसल ये कि ग्राम सभा के बदले में अब मुखिया और सरपंच जो भी होते हों उनको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ आदेश जाता है काम करने का, बाकी चीजें होती नहीं है। तो क्या आपने अपने इस अभियान में, ग्राम स्वराज अभियान में, आपने देखा कि सबसे ज्यादा बैकवर्डनेस की स्थिति वहां है जहां ग्राम पंचायत सशक्त नहीं है और चीजें जो है वो ग्राम सभा के बदले में कहीं और तय होती है? अत्यानंद जी, मैं सॉरी कहूंगा इसलिए कि आप एक ब्यूरोक्रेट से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये बात सही है? जो ये कहना गलत होगा कि ग्राम जो पंचायत है वो सशक्त नहीं है, सशक्त अभी भी है। इसमें जरूरत है कि उनका कैसे एक मोड़ दिया जाए। अगर ये अवेयरनेस उनके जैसे लोग चुन के आते हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं। अच्छा, तो सबसे पहला है कि अगर अवेयरनेस उनके बीच फैलाया जाए तो इसमें जो है कि आप देखें कि चौगुना वृद्धि होगी। जैसे आप देखते होंगे कि जब नए एमपी चुन के आते हैं तो उनको जो है, जो वरिष्ठ एमपी होते हैं प्लस जो लोकसभा राज्यसभा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनको 5 दिवसीय सेमिनार चलाते हैं कि आप क्वेश्चन कैसे डालेंगे, आप जो है स्टार क्वेश्चन को कैसे रखेंगे, अनस्टार क्वेश्चन को कैसे रखेंगे, है ना, शून्य काल क्या होता है, ये सारे चीज उनको बताया जाता है। पहली बार हमने कभी नहीं देखा कि ग्राम पंचायत के इवन मुखिया और सरपंच मेंबर को तो छोड़ दीजिए, संख्या ज्यादा हो जाएगा, किसी भी राज्य की आप बात कर ले, बिहार छोड़ दें, किसी भी राज्य की, केरल इतना एडवांस है, आप ये नहीं सोचे होंगे, देखे होंगे इवन कि इनको बुला करके 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाए कि आपका ये अधिकार है, ये कर्तव्य है और आपको ये फंड मिलने वाले हैं। उनको नहीं पता होता है। कहां से पता चलता है उनको पता चलता है एक मुखिया जो तेज तर्रार है वो एक फंड लेके आ गया, तो उनके गांव में जो लोग होते हैं कहते हैं फलाना गांव में नाली बन रहा है, हमारे गांव में क्यों नहीं बनेगा, हमारे गांव में सड़क नहीं बना है, उस गांव में पक्की सड़क बन गया। तो हमारी जो ग्राम पंचायत है वो सीमित रह गई है नली गली, और थोड़ा सा और बढ़ जाए तो सोलर लालटेन लगाना, इससे ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाया। बहुत बढ़िया। उससे भी आगे बढ़े तो अब एक पैक्स का चला गया है ना, कि मुखिया और पैक्स दोनों मिल करके खरीद जो है उसमें चले गए हैं। तो यहाँ तक ही हम देखते हैं कि सीमित है। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है तो वो उनके जिम्मे है नहीं। तो सारी चीजों को अगर देखा जाए तो मुझे जो लगता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस जो है इनके बीच है कि हमारा क्या कार्य है, हमारा क्या अधिकार है। दूसरा जो डॉक्टर साहब ने कहा, हीरालाल जी ने, कि एक मैनिफेस्टो बनाया जाए, तो जो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत सारी इनकी मैन्युफैक्चर मैंने देखी है और उसमें करीब 20-22 लिस्टेड किया हुआ है। उसमें से मुझे लगता है कि अगर 4-5 भी मुद्दे पर काम किया जाए तो निश्चित रूप से ग्राम का विकास होगा। बहुत बढ़िया। अत्या जी, मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा, मैं सुधांशु जी से ले लेता हूं क्योंकि हम लोग तो बात जो कर रहे हैं आपका एक्सपीरियंस है, हीरालाल जी ने खुद उसको आइडिया इंप्लीमेंट किया है, लेकिन सुधांशु जी जिस बिहार में काम कर रहे हैं और जो आपने ट्रेनिंग की बात की है,
सुधांशु जी, आपने तो कहा कि एक इवोल्यूशन का टाइम है और हम लोग सीखते सीखते सीखेंगे। 20 साल आपके भी हुए हैं मुखिया में। क्या ऐसी दिक्कत आपको नहीं लगी कि जितने मुखिया हैं उनको सच में एक ट्रेनिंग की जो जरूरत है वो तो आज तक नहीं मिला है, लेकिन शायद उनके अयोग्यता के कारण जो अफसरशाही है, जो इलेक्टेड मुखिया हैं या इलेक्टेड जो पंचायत प्रतिनिधि है, उन पे जो सिलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो पंचायत सचिव हों, चाहे वो मनरेगा के पीओ डीओ जो भी होते हों, ये सारे लोग इसलिए हावी हैं कि फॉर्मेलिटीज ज्यादा है। अब पैसा है पंचायतों में, सरकारी पैसा आ रहा है, उसकी बहुत फॉर्मेलिटीज है, 20-20, 25 पेज का ये भरना होता है। तो क्या इसके कारण जो खाता बही है, इसके कारण मुखिया का ये कमी है या फिर ऐसा करप्शन के कारण होता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है सुधांशु? जहां तक मैं 3 इसको मुद्दे में बांट रहा हूं, अवेयरनेस, रिसोर्स और अवेयरनेस पर मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा यहाँ अत्यानंद जी से। ये कंप्लीट एक प्रोग्राम चलाया गया है, जैसे हमारे पंचायत, हम हसनपुर ब्लॉक में है, एवरी स्कीम या एवरी, चाहे पंचम हो या 14वीं वित्त हो, जब भी कोई भी नया फंडिंग या नया प्रोग्राम्स गवर्नमेंट का आता है, डेडिकेटेड प्रोग्राम्स ब्लॉक में होते हैं और डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। फंड को यूज करना, कैसे पॉलिसी, जो नए प्रोग्राम्स आए हैं उसके क्या नियम कानून है, उसका बुकलेट, उसका पैम्फलेट, ये नियम से मिल रहा है। अब ये दूसरी बात है कि कुछ मुखिया जो हो सकता है उतने एजुकेटेड नहीं हो, ये ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कमी नहीं है अवेयरनेस फैलाने में, और मैं इसका गवाह हूं क्योंकि मैं ये मीटिंग्स अटेंड करता हूं। ठीक है, हमारे लिए बहुत इजी है, हम वेबसाइट पे चले जाएंगे, किसी भी मनरेगा को हो किसी पर, वहां से डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर लेंगे। और एक नया एफर्ट जो हम देख रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, राइट फ्रॉम पंचायती राज विभाग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया ब्लॉक वाइज, और जो भी चिट्ठी, जो भी मार्गदर्शिका, जो भी नए पॉलिसीज या प्लान्स आते हैं वो डायरेक्ट मुखिया के व्हाट्सएप पे चला जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे सारे मुखिया स्मार्टफोन भी रखे, भले वो यूज नहीं कर पाते हो, लेकिन घर में जो बच्चे हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनका हेल्प लेके लोग ये धीरे धीरे इस चीज को सीख रहे हैं और ये रिजल्ट दे रहा है। मतलब हम थोड़ा सा इस चीज को पॉजिटिवली देख रहे हैं कि ऐसा है। हम मानते हैं कुछ परसेंट मुखिया होंगे जिनको नहीं मालूम चलता है, और ये भी सच बोले वो कि बगल वाले पंचायत या बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में काम होता है तो ज्यादातर पब्लिक जानती है कि अरे वहां वो काम हो रहा है, तो वो आके पूछते हैं मुखिया से कि वहां वो काम हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। वो भी एक अवेयरनेस का सुधांशु जी, मैं सर आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, माफ कीजिएगा मुझे। आज बहुत सारे मुखिया हैं, इस इलेक्शन के होते होते मैं बिहार की ही खबर सब कभी कभार देखता हूं, मुझे लगता है कि हजारों मुखिया है जिन पे एफआईआर दर्ज हुए हैं, चाहे वो मनरेगा के मामले हो, चाहे या नल जल की योजना वाले मामले। ऐसा नहीं है कि मुखिया ने ही 100% गवर्न कर लिया है, गवर्न करने वाले में तो वहां सरकारी अधिकारी भी हैं, लेकिन गला फंसता है मुखिया का। तो इसमें जो सारी चीजें हो रही है उसमें जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो बराबर के अधिकारी हैं, उसमें ग्राम सभा क्या आपकी इतनी इफेक्टिव है बिहार में, जो आप अपने गांव के लिए निर्णय लेते हैं? जैसा कि डॉक्टर हीरालाल जी बता रहे थे कि आपके गांव का कोई मैनिफेस्टो है जो आप अपने गांव के यूथ को एक चेंज मेकर बना सके, जो आप अपने गांव के 10 लोगों को रोजगार दे सके, ऐसा है क्या? मैं सिर्फ जानने के लिए बता रहा हूँ। ये ग्राम सभा कितना इफेक्टिव होगा पंचायत में, वो डिपेंड करता है एक्चुअली कितना मुखिया चाहता है कि उसके पंचायत का डेवलपमेंट हो। जैसे हमारे पंचायत में ग्राम सभा का माइकिंग करना, अनाउंस करना, लोगों को इनकरेज करना, बुलाना, या वार्ड सभा करना, या लोगों के घर जाना, उनको अवेयर कराना स्कीम के बारे में, एक्चुअली स्पीकिंग ये बहुत मुखिया और गवर्नमेंट का दायित्व है कि कैसे ये अवेयरनेस बढ़ाएं लोगों में, सो दैट लोग क्वेश्चन करें और डिमांड करें कि हमारे पंचायत में ये काम क्यों नहीं हो रहा है। ग्राम सभा का अहमियत मैं मानता हूं कि बहुत सारे पंचायत में लोग इसको पेपर पे ही रखते हैं इसको। अच्छा, ऐसे पंचायत में पब्लिक भी डिमांड नहीं करती है, या पब्लिक बस इतना ही में खुश है कि उसको उसके हिस्से का
राशन कार्ड मिल गया, उसके हिस्से का वृद्धा पेंशन मिल आ गया, उसका घर बन गया, बस। जैसे हीरालाल जी बोल रहे थे, रिसोर्स मैपिंग, रिसोर्स डेवलपमेंट, ये एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही कि कोई पंचायत अपना रिसोर्स खुद जनरेट करे। जैसे मैं अपनी पंचायत का एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास एक आम सरकारी पोखर है और वो काफी अच्छा इनकम देता है, लेकिन कितना भी हम चिट्ठी पत्री करके रह गए सरकार के साथ, जबकि ये पंचायत के अधीन आना चाहिए था ये रिसोर्स, लेकिन वो आज तक डिपार्टमेंट को लाख चिट्ठी लिख दिए, लेकिन वो ये रिसोर्स पंचायत के पास नहीं आया। और 2001 से आज तक में यस डेफिनेटली जो 2001 से 2000 जो फर्स्ट टर्म में जो मुखिया के दायित्व थे, जो उसका दायरा था काम करने का, और आज 2020 में हम देख रहे हैं, हमको लगता है लगभग 50% हो गया, 50% से कम हो गया है। और बहुत सारे काम है ब्लॉक से डायरेक्टली हो रहा है मुखिया को बाईपास करते हुए। मैं मानता हूं कि बहुत सारे मुखिया ने ये बाधा क्रिएट किया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को डिले करने का, उसको ठीक से नहीं चलने का, और लेट से इसको एज अ बहाना यूज करके ब्लॉक में या गवर्नमेंट में, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, ये कुछ पावर्स मुखिया के यूसर्प करके और उन्होंने अपने पास रख लिया। उनका कहना है, मैं बिल्कुल सुधांशु जी, मैं बस आपने बहुत वेरी फ्रैंकली आपने तो कम से कम मुझे लगता है कि बिहार की एक तस्वीर दिखा दी और एकदम हकीकत बताते हुए, और जो सच्चाई है उसको आपने रखा है। मैं डॉक्टर हीरालाल जी से पूछना चाहूंगा कि क्योंकि इन्होंने मॉडल गांव के नाम पे बहुत शानदार अध्ययन किया है, मैं आज बहुत करीब से देखता हूं कि अभी जम्मू कश्मीर में डॉक्टर साहब 70 साल के बाद चुनाव हुए हैं, 3 टायर पंचायती राज वहां भी लागू हुआ है ऑलमोस्ट डीडीसी इलेक्शन के बाद, और वहां अब तक जितने रूरल डेवलपमेंट में पिछले 70 साल में जितना काम नहीं हुआ डॉक्टर साहब, उतना काम हुआ है सिर्फ 2 साल में, और खास करके मनोज सिन्हा के वहां गवर्नर बनने के बाद। ये क्यों हुआ? इसके पीछे का जो था, मनोज सिन्हा का एक टर्म था पीपल गवर्नेंस का, जो पीपल गवर्नेंस उन्होंने जो एक स्लोगन दिया था, तो हीरालाल जी आप भी उसी स्लोगन के हिसाब से सामाजिक भागीदारी के नाम आपने काम किया, उसी थॉट्स को जो गांधी जी ने उस चीज को बेसिक माना कि जब तक आप सामाजिक भागीदारी नहीं बढ़ाएंगे तब तक वहां न डेवलपमेंट का कोई स्ट्रक्चर बनेगा और न करप्शन पे लगाम लगेगी। तो क्या डॉक्टर साहब आपने जब ये सामाजिक भागीदारी का ये बनाया एक गांव में, तो सीधा सीधे इसका डिविडेंड के रूप में आपने क्या देखा? आपका तजुर्बा क्या था कि जिनमें जहां पंचायतों में सामाजिक भागीदारी नहीं है और जिन पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक भागीदारी है, जैसे सुधांशु जी कह रहे थे कि बहुत लोग चाहते भी नहीं है, और आपने कोशिश की कि सामाजिक भागीदारी बढ़े, इसका क्या रिजल्ट निकला डॉक्टर साहब? देखिए, बिना सामाजिक भागीदारी के रिजल्ट आएगा ही नहीं। वेरी गुड। गांव तो छोड़िए, एक छोटा सा परिवार ले लीजिए, अगर उसके 5 बेटे हैं, अगर पांचों कमाते हैं तो अच्छी कमाई होती है, एक कमाता है, चारों बैठ के खाते हैं। तो देखिए, बिना भागीदारी के, और ग्राम जो पंचायत का कॉन्सेप्ट है वो भागीदारी पे ही आधारित है। और महात्मा गांधी जी ने जो कहा था ग्राम स्वराज, वो लागू नहीं हो पाया, जो उनका मिशन था या विजन था, उस तरीके से वो रिजल्ट नहीं आया। तो सहभागिता से ही ये सफल होगा, और सहभागिता को बढ़ाने के लिए और जनता का एक्टिव रोल लेने के लिए हम सभी लोगों का, मैंने देखा सबका मत ये कही है कि सबसे पहले हम उसको कहते हैं हल्ला बोल। सबसे पहले हमें हल्ला बोलना है मुद्दे पे। जब सबके दिल और दिमाग में मुद्दा घुस जाएगा, सफाई कैसे हो, दवाई कैसे हो, पढ़ाई हो, तो ना प्रधान जी कुछ गड़बड़ कर पाएंगे, ना मुखिया जी कुछ गड़बड़ कर पाएंगे, ना सचिव साहब। इतनी जबरदस्त सोशल ऑडिट होगी कि लोग जो पेट में छिपा लेंगे, वहां पेट से भी आदमी ये निकाल लाएगा। तो सबसे बड़ी जरूरत है हल्ला बोल की, कि हल्ला बोला जाए कि आपके गांव का ये मुद्दा है, ये विकास के 25 पॉइंट है, उसकी जानकारी दिया जाए। ऑटोमेटिक उसी से एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और ये जो करप्शन है वो डाउन होगा। पूरा गांव किसी विकास के मुद्दे पर एकमत होगा, टांग खिंचाई नहीं होगी, और मॉडल गांव बनेगा। बड़ा सिंपल है ये। अब ये गवर्नेंस का इश्यू है, इसको कैसे किया जाए।
और दिस इज ए मैटर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये बात सही है, चाहे वो सिगरेटी जी हो, चाहे मुखिया जी हो, चाहे गांव के कुछ और लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। बहुत सारे प्रधान लोगों ने मॉडल गांव बनाए। हमने 25 प्रधान को रालेगांव सिद्धि अन्ना हजारे जी के यहाँ भेजा, वहीं हिबड़े बाजार में दूसरा गांव वहां भेजा। जब वो प्रधान देख के आए तो वो 20 के 20 अपना मॉडल गांव बनाने में लग गए। तो ये सब अनुभव है। अगर हम लोगों को इस दिशा में प्रेरित करेंगे और ठेलेंगे और दौड़ाएंगे तो गांव का विकास होगा। और ये टेस्टेड एंड ट्राइड क्या गया? फार्मूला है। बहुत बढ़िया। मैं तो इसको ये इसमें देख रहा हूँ हीरालाल जी कि सबसे कमाल की चीजें तो मेरा ये लग रहा है कि ये सामाजिक भागीदारी की बात गांधी जी ने आजादी से पहले कही थी कि अगर भारत को सशक्त बनाना है तो उसके गांव को सशक्त बनाना होगा, और गांव सशक्त तब होगा जब गांव की सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी। और हमारे यहाँ की तो ये परंपरा रही है सामाजिक भागीदारी की। अत्या जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि सामाजिक भागीदारी आत्मनिर्भर भारत के लिए भी और गांव के आत्मनिर्भर गांव होने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब ग्राम सभा को इतने पावर दिए गए, ग्राम सभा को लेके जो 73 अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, 73-74 एक्ट है, वो ग्राम सभा एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि राज्य सरकारें या कोई भी सरकारें ग्राम सभा के इस ऑटोनॉमी को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है? इसके ये एक्सपीरियंस आपका कैसा था? विनोद जी, ऐसा नहीं है कि ये जो आपका वर्डिंग है ये बिल्कुल सही नहीं है कि ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती। बिल्कुल, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आप देखें कि धीरे धीरे ऑटोनॉमी की ओर बढ़ता गया है। अगर आप फंडिंग दे रहे हैं डायरेक्ट मुखिया के अकाउंट में, तो पहले डीएम साहब के पास जाता था, फिर एसडीओ, फिर ट्रेजरी में। अगर वो डायरेक्ट एक मुखिया के अकाउंट में जा रहा है तो ये ऑटोनॉमी का एक जो है बढ़ता हुआ सबूत है कि आप खुद खर्च करो, खुद तय करो कि आपकी प्रायोरिटी किस पर है। दूसरा कि जैसे आपने पहले बोला कि 1000 पर करप्शन के चार्जेज हैं, और हीरालाल जी ने बोला कि हल्ला बोल है ना। तो इसमें क्या है कि हल्ला बोल क्यों होता है? इसलिए कि गांव के लोग अब इतने अवेयर हो चुके हैं कि उनको एक एक चीज पता है कि अगर गांव की स्कूल बन रही है तो उसमें कितना का खर्चा आने वाला है, या कितने का टेंडर पास हुआ है। 5 सीमेंट जो लगेगा वो 5 में 1 लगेगा या 10 में 1 लगेगा, वो भी उनको पता है। तो ये जो सोशल ऑडिटिंग है बहुत ही कामयाब है, और इसी के कारण ये करप्शन करने वाले जो मुखिया हो, सरपंच हो, वो पकड़े जाते हैं। कोई विदेश से नहीं जाता उनके यहाँ ये चार्जेस लगाने कि भाई इस स्कूल में गए, दूसरे गांव को क्या मतलब है। उसी गांव के लोग, उसी पंचायत के लोग, इवन जो पंचायत के सदस्य होते हैं, वही कहते हैं कि नहीं इसमें करप्शन हुआ है। तो ये सोशल अवेयरनेस के साथ साथ पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है गांव की, वो भी जागृत हुई है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि इनको जो है बिल्कुल स्वायत्तता नहीं मिली है। स्वायत्तता जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं एक चीज और, मैं अत्या जी आपकी बात मैं मानता हूं कि अवेयरनेस तो बढ़ी है, लोगों को पता है। लेकिन मैं आपको एक बिहार का एग्जाम्पल देता हूं, और मैं सुधांशु जी से ये सवाल को लेता हूं कि आज बिहार में हालत ये है कि आपको मैक्सिमम गांव में जो यूथ मिलेंगे, जिसको आप अवेयर कहते हैं, वो आप जान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था से जुड़ के अपने लिए एक दलाली का काम ही करते हैं, मिडिल मैन का काम करते हैं। चाहे वह पेंशन का स्कीम हो या आवास योजना हो या जो भी स्कीम हो, अगर आप पूछें 4 नौजवानों को कि क्या करते हो, तो आप उसको मैक्सिमम आपका जवाब आएगा ब्लॉक जोतते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुधांशु जी बेहतर बताएंगे, जो ऑटोनॉमी की आप बात कही थी, और मैं आपके बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये मिली है, लेकिन ये भी है कि राज्य सरकारों को ये ऑटोनॉमी डाइजेस्ट नहीं हो रही है।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुधांशु जी से इस चीज को हम लोग बेहतर जान सकते हैं कि सुधांशु जी के पास अगर फंड है तो इनका चेक पे साइन होने के साथ साथ इनका पंचायत सचिव का भी साइन होगा। एक सिलेक्टेड लोग भी हैं जो उस चीज में चेक, जिसको कहा गया था कि ये चेक बैलेंस है, वो चेक बैलेंस नहीं है, वो सीधे सीधे इंटरफेरेंस है। क्या सुधांशु जी आपको लगता नहीं है कि जो इसमें सिलेक्टेड लोग हैं, जिसकी पंचायतों में, पंचायत के कामों में भूमिका बढ़ी है, वो कुछ ज्यादा बढ़ी है और वो ग्राम सभा पे डोमिनेंसी है सरकार की, या सरकार की तरफ से ब्लॉकों की और उस तरह की योजनाओं को लेके? इसमें दो पार्ट में इसको आंसर करना चाहेंगे। अगर मुखिया वेल अवेयर है, अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहा है, तो उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमें 20 साल में आज तक अपने ग्राम सेवक से या सेक्रेटरी से कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, या उसको चेक साइन करने में, हमको साइन करने में नहीं है। प्रॉब्लम वहां आता है जब वेस्टेड इंटरेस्ट किसी स्कीम के पीछे या किसी पॉलिसी के पीछे जब वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है, तब वहां कॉन्फ्लिक्ट आता है और तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ अगर कोई मुखिया ईमानदारी से काम कर रहा हो तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मतलब ये दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो आप ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा उसका जो इंपॉर्टेंस है वो डाइल्यूट हुआ है इन द सेंस कि आप मान लीजिए अगर हमारे गांव में लोग कहते हैं कि हमारा मेन रोड को बनाना अति आवश्यक है, हमारे सारे गली बने हुए हैं और मेन रोड जो आरसीडी के अंडर आता हो या आरईओ के अंडर आता हो, तो ग्राम सभा का कहना है कि आप सारा फंड इस मेन रोड को बनाने में खर्च कीजिए बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एवरी फंड जो आ रहा है गवर्नमेंट का वो टाइड आ रहा है, ये फंड है आप इससे यही काम कीजिएगा, ये फंड है आपसे यही काम कीजिएगा। तो ग्राम सभा आखिर बैठ के डिसाइड क्या करेगा? जब आप सब कुछ डिसाइड करके भेज रहे हैं पंचायत को कि आप ये काम करना है, इतना ही करना है, इस फंड से ये काम करना है, तो कहीं ना कहीं तो आप खुद डाइल्यूट कर रहे हैं ग्राम सभा को। यस, यही तो मैं कह रहा था सभा को कि मेरा सेल्फ डेवलपमेंट आई विल डिसाइड, द ग्राम सभा विल डिसाइड कि हमें क्या डेवलपमेंट करना है, हमारे लिए गांव में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मुद्दा है जिसके पीछे हम अपना फाइनेंस लगाएं, अपना मेहनत लगाएं। लेकिन ये तो हो नहीं रहा है। फिर आई नो सुधांशु जी आपके जैसे पढ़े लिखे नौजवान बिहार के पंचायतों में गिनती में होंगे, लेकिन आज अगर पंचायत के इलेक्शन की अगर आप चर्चा शुरू हुई है बिहार में और यूपी में, आप इस पंचायत के इलेक्शन को लेके लोग लाख लाख रुपया खर्च करते हैं, 25-50 लाख रुपया तक खर्च करते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस पंचायत में, इसके नाम पे लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं? तो जाहिर सी बात है कि उसको एक दुधारू गाय मानते हैं। जी बिल्कुल, वो खर्च नहीं कर रहे, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यस। अब मेरे 4 इलेक्शन में, मेरे फर्स्ट इलेक्शन में मेरा एक्सपेंस 7,000 था, सेकंड इलेक्शन में 14,000, थर्ड में 21,000 और फोर्थ में 27,000। और हर एक इलेक्शन में मेरे राइवल मुखिया का एक्सपेंडिचर 3.5 लाख, 4 लाख, 6 लाख और लास्ट इलेक्शन में 9 लाख। और पब्लिक जहां, मेरा ये मानना है कि पब्लिक जहां कन्विंस्ड है कि उसको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, एक अच्छा मुखिया मिलेगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। चलिए सर, मैं एक बार डॉक्टर साहब से बात लेता हूं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जानना कि जो बगैर इसमें कुछ पॉलिटिकल इसमें पड़े हुए, क्योंकि अगर पैसा खर्च की बात हो तो मैं, हीरालाल जी बेहतर जानते होंगे कि यूपी में सबसे ज्यादा पैसा चलता है, खास करके पंचायतों से लेके और सारे इलेक्शन में जिस तरह से लोग खर्च करते हैं और चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस सब के बीच में अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहे जो गांव स्वराज और गांव को भला करना है, एक एक अभी कोरोना के समय में, जो लॉकडाउन के समय में जो मजदूर वापस आए हैं हीरालाल जी, गांव में लाखों लाख मजदूर आए हैं, बिहार में 27-28 लाख मजदूर आए हैं, यूपी में भी इतने ही मजदूर वापस आए हैं। लेकिन वो रूरल इकोनॉमी की ताकत है जो अपने वो आए हुए मजदूर को फिर से अपने गांव में रखा है, उसको एक रोजी रोटी का भरोसा दिया है। इसमें हीरालाल जी आपका जो ये मॉडल गांव है, जो आपने एक कहा ना कि एक बार मैंने देखा था आपका दूरदर्शन पे ही आपकी एक स्टोरी थी, जो आप बता रहे थे कि आखिर उसमें बरसों से जो शहर भाग के गए हुए थे जो मजदूर और प्रवासी, वो अपने गांव ही लौटे हैं।
इस भरोसे से कि वहां छत मिलेगा और उनको रोटी भी मिलेगी। तो इस मॉडल विलेज में आपने क्या ऐसे आप बना रखा कि गांव के लोग अपने गांव में रह सकें, उनको रोटी रोटी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि गांव अपने रिसोर्सेज से वो बना सकता है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये जो फंड की व्यवस्था है, हमारा तो ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, और ये मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि जो ये मॉडल गांव का हमारा तीसरा पार्ट था, चेंज मेकर के बाद वाला, ये पीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। आज टाटा, बिरला, अडानी और रिलायंस आदि का नाम है तो क्यों है? क्योंकि उनके पास कंपनी है। सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि गांव स्तर पर या दो पर या न्याय पंचायत स्तर पे उनका अपना एफपीसी होना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होना चाहिए। और वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कौन बनाएगा? गांव के लोग बनाएंगे। उन्होंने उसमें एक कंडीशन लगा दिया कि कम से कम 300 सदस्य हों, तब उसके लाभ मिलेंगे। उसमें करीब 15 लाख रुपए, काफी कुछ सरकार असिस्ट कर रही है कि जिससे कि ये पीसी कामयाब हो जाए। तो अगर हमारा ये सपना और हमारा ये कार्यक्रम सफल हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि हर गांव में एक कंपनी होगा और हर गांव एक टाटा बिरला की तरह बिहेव करेगा। और बहुत एफपीसी बढ़िया। कुछ नहीं है, एफपीसी ये है कि एफपीसी एक मशीन है। अगर उसमें आप, एफपीसी क्या करेगी? गांव के एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट कर देगी। जो गांव वालों का एग्री माइंड सेट है, देखो एग्री माने कृषि, खेती घाटे का सौदा है, इसको नष्ट करना है। डिसरप्टिव जो कॉन्सेप्ट है, जब कोई घर बर्बाद हो जाता, बुढ़ा हो जाता, खंडार हो जाता, तो हम उसको बर्बाद करते हैं, तोड़ते हैं और फिर एक नया घर बनाते हैं। तो खेती का जो कॉन्सेप्ट है, जो घाटे का सौदा है, जिससे लोग गांव से शहर की तरफ गए, अगर हम गांव के खेती को एफपीसी से एग्री बिजनेस में कन्वर्ट कर दें, लोगों के दिमाग को एग्री सोच से एग्री बिजनेस सोच में कन्वर्ट कर दें, बहुत बढ़िया। तो हमारा सब कुछ हल हो जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा। एफपीसी में एक तरफ गरीब गांव वाला गरीब घुसेगा, दूसरी तरफ धनी निकलेगा। एक तरफ से लाचार घुसेगा, दूसरी तरफ से सशक्त घुसेगा। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। हाँ, इसको मैं आता हूँ। एक मिनट में समअप ऐसे करूंगा कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो बांदा क्या होगा। हमने इसको एफपीसी समझ लीजिए, गांव में एक 25 करोड़ की चमचमाती, आपने एफपीसी बना लिया, 25 करोड़ की चमचमाती गाड़ी आ गई। अगर उसे 3 महीना खड़ा कर दो, बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। तो जो चेंज मेकर है, उस गाड़ी का ड्राइवर है, क्लीनर है और मिस्त्री है। और वो क्लीनर मिस्त्री गाड़ी को कैसे चलाएगा, कैसे ठीक करेगा, वो पार्ट 1 है विलेज मैनिफेस्टो। हाउ टू ड्राइव, हाउ टू मेंटेन द व्हीकल अगर वो खराब हो गई। तो हमारे यहाँ क्या होगा, लोग कहते हैं एफपीसी बना लो। अरे भैया, एफपीसी तो बना लोगे, अगर वो ड्राइवर नहीं होगा तो चलेगा? और मान लो ड्राइवर हो भी गया, उसको चलाना ठीक नहीं आता, तो ले जाकर घर से निकालते ही लड़ा देगा। तो ये हमने बहुत सोच समझ के और बड़े तरीके से विलेज मैनिफेस्टो, ड्राइविंग मैकेनिक का वो गुण है, चेंज मेकर उसका ड्राइवर, मैकेनिक, क्लीनर है, और एफपीसी उसकी गाड़ी है। और ये गाड़ी एफपीसी एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करेगा। और ये मेरा बहुत फार्मूला बढ़िया। नहीं है, भारत सरकार का फार्मूला है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा और बहुत शानदार। आज के दौर में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम पे जो इतने बड़े एजिटेशन लोग चला रहे हैं कुछ लोग, और साफ साफ इस चीज पे अड़े हुए हैं कि भाई ये सारा रिफॉर्मेशन बंद होना चाहिए, इसको वापस लिया जाना चाहिए। आपने सही बताया कि जब तक आप गांव में इन्वेस्ट नहीं होगा, जब तक एग्रीकल्चर में पूंजी नहीं लगेगी लोकल स्तर पे। अत्या जी के साथ मैं एक मिनट एक बार सुधांशु जी पूछ लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं आता हूँ। अब मेरे पास समय भी हम लोग के पास कम है। विनोद जी, कि अत्या जी, आपने स्टार्टअप पे नहीं, आपने स्टार्टअप पे बहुत काम किया है, आपकी मिनिस्ट्री भी काफी स्टार्टअप को ये बनाया है। गांव के लिए स्टार्टअप में जाने में लोग आज भी क्यों हिचकते हैं? जबकि जो अभी डॉक्टर हीरालाल जी बता रहे थे कि जब तक गांव में एग्री बेस्ड में पूंजी निवेश नहीं होगा, जब तक गांव के लेवल पे कोऑपरेटिव कंपनी नहीं खड़ी होगी, जब तक वहां नया स्टार्टअप नहीं होगा, तो खेती पे जब तक पॉपुलेशन का दबाव रहेगा तो वो घाटे का सौदा होगा ही होगा। इस मामले में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है आपके स्टार्टअप में कि वो गांव की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? एग्रीकल्चर
एग्रो प्रोडक्ट पे क्यों नहीं जा रहा? देखिए विनोद जी, आपने जो आपका रनिंग टाइटल है कि गांव के नौजवानों को बनना होगा गेम चेंजर, ठीक है। यस। तो अगर गांव का, मान लीजिए गांव में एक गरीब तबका भी होता है, काफी अमीर भी होता है, जिसके पास खेती काफी है। अगर वो बैंक में जो पैसे जमा करता है, वो उसका एक ही मुद्दा होता है कि फसल बेचे, फसल कटे, बैंक में जमा करो, बाकी दिन ऐश मौज करो, फिर दूसरी फसल आई फिर बेचो, फिर ऐश मौज करो। होता क्या है कि अगर एक गांव का नौजवान, उसी घर का नौजवान जो कि काफी संपन्न है, अगर वो उसी गांव में कोई एग्रो प्रोसेसिंग कंपनी, फूड प्रोसेसिंग कंपनी डालता है, तो वो अपने ही गांव के कम से कम 10-20 लोगों को तो रोजगार देगा। बहुत उसको बढ़िया। कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके जो प्रोड्यूस है कुछ नहीं है। एक मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि आप मार्केट में जाते हैं, बड़े आलू, छोटे आलू, धूप लगे हुए आलू सब एक रखे हों, एक उसी के बगल में कोई छोटे आलू को एक जगह रखा है, साफ आलू को एक जगह रखा है, बड़े आलू को एक जगह रखा है। आपका निश्चित रूप से ध्यान जो है कि दूसरे दुकानदार से लेने का मन करेगा, न कि वैसे जो कि सब मिला करके रखा है। तो इसको कहते हैं सॉर्टिंग ग्रेडिंग, सिंपल भाषा में। अगर जो सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके एक उसने थोड़ी सी मेहनत की है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग, उसका भाव जो है आलू का ज्यादा मिल रहा है, जो कि दूसरा जो है नहीं किया है। तो निश्चित रूप से अगर इसी तरह की छोटी छोटी सोच करके छोटी कंपनी बना करके, ये नहीं है कि आप जो है आईटीसी जैसी कंपनी बना लो गांव में, नहीं, छोटी सी कंपनी बनाओ जिससे कि आप जो है कि 10 लोगों को और आगे रोजगार दे सकते हो। इवन सब्जी आप जो है कि आरती में न जाके बेचो, आप जो है अगर मान लो कि चंपारण में हो और वहां किसी सीधे आप शहर में जाकर के एक आउटलेट खोलो, देखो कैसे आपका बिकता है। तो आप जो है कि जैसे बाढ़ बख्तियारपुर में आईआईएम का एक लड़का ने किया है, बिहार शरीफ में किया है, वो डायरेक्ट पटना में सप्लाई देता है। तो इस तरह का आप एग्जाम्पल बनो, हर एक गांव से अगर एक लड़का खड़ा होगा तो अगले 10 को रोजगार। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ये आपने बहुत कमाल का ये बताया। मैं सुधांशु जी से पूछ रहा हूँ कि सुधांशु जी, लगभग 30-40 लाख का तो मुझे लगता है कि फंड का यूज तो आप लोग गांव के डेवलपमेंट में करते होंगे। क्या आपकी योजनाओं में जो रूरल डेवलपमेंट की है या और दूसरी स्कीम है आपके पास में, एग्रो बेस्ड कुछ खड़ा करने का, ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट खड़ा करने का, या एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, या अभी आपके सामने में जो चैलेंज आया होगा कि प्रवासी जो मजदूर आए, लोग आए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने का, इन सब चीजों के लिए क्या ग्राम पंचायत या आपके ग्राम सभा को क्या इतनी तजुर्बा है, या आपके पास इतना फंड है जो आप इस चीज को खड़ा कर सके क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए? दोनों हीरालाल जी और अत्यानंद जी को ये जान के बहुत खुशी होगी, ये जो बात कर रहे हैं कृषि का, एक्चुअली मेरा स्पेशलाइजेशन फार्मिंग ही है। 31 साल से मैं अपने गांव में फार्मिंग में ही मेरा पूरा एनर्जी व्यतीत है। हमारे गांव में एक बहुत वेल डेवलप्ड वेयर हाउसिंग सिस्टम है, बिल्कुल बैंक बैक्ड वेयर हाउसिंग रिसीट, और 22,000 फार्मर टाइड अप हैं इस वेयर हाउस से। और ये एक स्टार्टअप है जो कि हमारे गांव में आके शुरू किए, और आज बहुत बढ़िया 60 वेयर हाउसेज हैं और 38,000 टन ग्रेन को वो डील कर रहे हैं, पैडी, व्हीट एंड मेज। और ये उनको हम ही ने बना के दिया वेयर हाउस, लगभग 2000 मेट्रिक टन का। दो इट वाज नॉट वेरी गुड बिजनेस सेंस, क्योंकि हमने तो उनको रेंट के लिए बना के दिया, बट चूंकि आई वाज पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिस बिहार सरकार के तरफ से हम लोग गुजरात उंझा गए थे टू सी दी जीरा प्लेटफॉर्म, और वहां से आई वाज अवेयर कि अगर ये एक गांव में इस तरह का चीज अगर हो तो कितने किसानों को, कितने फार्मर्स को ये फायदा पहुंचा सकती है। हमारे गांव में आज चूंकि हम लीड कर रहे हैं, मेरे पास एक फार्म है जो कि बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न है, और वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड इरिगेशन फर्टिगेशन सिस्टम है, जिसको हमारे सीएम ने आके पिछले साल इनॉग्रेट किया था। और आज हमारे गांव के लगभग 40 किसान
हमसे जुड़ के केला का उत्पादन कर रहे हैं, और हम लोग एक राइपनिंग चेम्बर डाल रहे हैं सो दैट कि किसान अपना केला को एक सेंट्रल जगह पर दे के राइपनिंग करके और उसको मार्केटिंग कर पाए। हम ही एज अ फार्मर इस कोविड के समय में लगभग 18 टन लीची डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे थे ऑनलाइन, दिल्ली 24 आवर्स होम डिलीवरी, और हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बैंगलोर जैसे जगहों में बाय फ्लाइट से हम अपने गांव से लीची भेजे। और ढेर सारे कंपनीज, इकोजेन है साउथ इंडिया की, बिरला की कंपनी है इलाहाबाद की, ये सारे कंपनीज हमारे गांव आती है। और गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत तो हम नहीं रिसोर्स डेवलपमेंट कर पाए, लेकिन एट पर्सनल लेवल पूरा गांव मिलके, और हमारे गांव में आप आके देखिएगा एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड अलग सा है, और लोग ग्रेन छोड़ के, वीट एंड पैडी साइकिल जो बर्बाद कर रही है पंजाब को अभी, उसको छोड़कर गांव में लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के तरफ झुकाव है, और इसके मार्केटिंग करने का। और जो सर अभी क्वालिटी का बात कर रहे थे, पिछले 8 साल से 4 कंपनियां लगातार हम ही से आके लीची ले जाती हैं, बिकॉज बहुत बढ़िया सुधांशु जी, क्वालिटी और क्वांटिटी दिया है, और ये मूल मंत्र है किसी भी फार्मर के लिए। बहुत शानदार। सुधांशु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक्चुअली हम लोगों का टाइम पूरा हो गया है और आज की चर्चा का, और मैं लास्ट में जाते जाते सवाल एक हीरालाल जी से ले लूंगा। लेकिन आपने बिहार के पंचायती राज सिस्टम में और मॉडल विलेज में जो बात आपने कही है, आपने एक उम्मीद दिखाई है, और आपकी जो ये उम्मीदें हैं उससे तो लगता है कि जो गांव का जो बात हीरालाल जी कह रहे थे कि मॉडल विलेज बनने से किस तरह से गांव जो है एक देश में एक अपने लिए एक आत्मनिर्भर भारत के एक चीजों को मजबूत करता है। एक पॉइंट और, आज के डेट में ललन टॉप में मेरा एक फार्मिंग पे वीडियो वायरल हुआ है जिसका 2.2 मिलियन व्यूज हुआ है कल शाम तक। और ये वीडियो जो है, जो हम खेती किस तरह से करते हैं, ये टोटल उसका एक समरी है। और लोगों का झुकाव इस तरफ है, जैसे सर बोल रहे थे यूथ का। मेरा मानना है कि यूथ को 3 चीज चाहिए खेती की तरफ झुकाव के लिए। उसको ग्लैमर चाहिए, उसको ड्रजरी नहीं चाहिए, और उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मैं बिल्कुल यही बात हीरालाल जी कह रहे थे अपने मॉडल में। हीरालाल जी, मैं चलते चलते, ये हम लोगों के पास अब टाइम कम है, हमने बहुत समय लिया है आप लोगों का। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि आप सबसे मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के डीएम रहे हैं और आपने वहां की तस्वीर बदली है। आज फिर ग्राम पंचायत का इलेक्शन होने वाला है और लोग अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। एक मॉडल विलेज के नाम में पंचायत को सशक्त बनाने में, और सुधांशु जी का जो आपने एक्सपीरियंस देखा है, वो अपने लेवल पे पंचायत को इस तरह से आगे बढ़ाए हैं और मॉडल विलेज बनाया है। तो पढ़े लिखे नौजवानों को पंचायत गांव को बनाने में, एक चेंज मेकर बनने में कितनी भूमिका है और क्यों आना चाहिए, ये मैं आपसे एक संदेश लास्ट में सुनना चाहता हूं। आवाज म्यूट है उनका, माइक म्यूट है। आपकी आवाज म्यूट हो गई है। हाँ, मैं आपको बता दूं, लगातार मेरे पर्सनल लिंक्डइन, फेसबुक और मीडिया पे जब मैं डालता हूं तो उसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा रिस्पांस कर रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा तबका था वो गांव पहुंच गया है और उसने ये पूरा कोरोना में जो झेलन झेला है वो चाहता है गांव में ही हम कुछ करना चाहें। वो दिशाहीन है, और जब ये मेरा वो फार्मूला पा रहा है मुद्दा, और वो पढ़ा लिखा उसके समझ में बहुत तुरंत आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास लगातार इंजीनियर, डॉक्टर की, मैं अपने गांव को, मैं बॉम्बे में हूं, मैं अपने गांव को आपके इस मॉडल से जोड़ना चाहता हूं। लिंक्डइन की एक मैडम बड़ी हाई पोस्ट पे है, वो मुझसे रोज फोन से बात करती हैं कि मैं रिटायर होने के बाद 1 साल बचा, मैं ये मॉडल गांव बनाना चाहता हूं। ये कोरोना ने लोगों को ये बता दिया है कि तुम्हारा रास्ता गांव में ही है, तुम्हारी शरण गांव ही है, और आप, उनको एक डायरेक्शन की जरूरत थी। हमारा ये कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल, विलेज मैनिफेस्टो, चेंज मेकर, हम कोई हाई फाई 5 किलो 10 किलो का कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, बहुत सिंपल गंवई भाषा में हमारा काम है, और ये एक दिशा सेट करता है विकास का, बस। और ये लोगों को पसंद आ रहा, तो ये कामयाब इसलिए होगा। बहुत बढ़िया आत्या जी,
हम लोगों के पास टाइम कम है और ये लगभग हम लोगों ने 1 घंटा चर्चा की है और हमने बहुत ज्यादा समय आप लोगों का लिया इस आश्वासन से कि हम आधे घंटे 1 घंटे में अपनी चर्चा आज खत्म कर लेंगे। सुधांशु जी बहुत शानदार अनुभव अपना बताया, अत्या जी आपने कमाल का अपना अनुभव बताया और हीरालाल जी जो मॉडल विलेज का सपना दिखाया। मुझे लगता है कि बिहार के इन गांव में, बिहार के सशक्त गांव को, बिहार के ग्राम पंचायतों में युवाओं की भूमिका बढ़नी चाहिए। जो पलायन हमारा सबसे बड़ा एक ये बना है और अभिशाप, और जिसको आज तक सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं, उसको रोक नहीं पाए हैं। मुझे लगता है इन सारे एक्सपीरियंस आदमी से चर्चा करके कि अगर ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था को अगर मजबूत किया जाए और युवाओं की भूमिका, पढ़े लिखे लोगों की भूमिका नीतीश जी बढ़ाएं या योगी जी बढ़ाएं तो गांव मजबूत होगा, रोजगार के अवसर होंगे, गांव सबल होगा तो गांव से पलायन रुकेगा। आप तमाम मेहमान को यहाँ आने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, इतने देर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि ये अभी का सबसे माकूल चर्चा है जिसमें कुछ गाँव को आप कुछ बता सकते हैं, नौजवानों को बता सकते हैं कि गांव में अभी भी रोशनी है। आप लौट के तो आइए। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया आपका, थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सर।